हम सभी का मार्गदर्शन करें, ज्ञानवर्धन करें। आदरणीय कोक जी। ठीक है, चूंकि सीएम साहब का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, तो इसलिए मैं कोक जी साहब से अनुमति लेते हुए उनसे उद्बोधन के लिए आग्रह करता हूं। माननीय मोहन जी यादव, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सादर आमंत्रित। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान माननीय पूर्व न्यायमूर्ति बोबडे साहब, माननीय सांसद शंकर अडवाणी जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय अध्यक्ष जी, महापौर जी, सभी माननीय विधायकगण और आप सब, इंद्र देवता के कारण से निर्धारित समय से हेलीकॉप्टर के उड़ने के कारण से सब कार्यक्रम अस्त व्यस्त हुए। अभी तक मुझे यहाँ से कार्यक्रम समाप्त करके तीसरे कार्यक्रम को भी खत्म करते उड़ने का समय था, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे विनम्रता से क्षमा चाहते हुए मैं अपनी ओर से, राज्य सरकार की ओर से एक अच्छे विचार, राष्ट्रव्यापी विचार और परामर्श सम्मेलन माननीय सांसद जी ने मुझे बताया था कि इस विषय को लेकर के एक अच्छी गोष्ठी का आयोजन किया गया। और ये हम सबके लिए आज के इस दौर में, जब बहुमत से सरकार आए या सरकार केंद्र की बने, तो उस केंद्र की बनने वाली सरकारों के एजेंडे में क्या क्या होना चाहिए, इसका सबका सबसे अच्छा उदाहरण अगर कोई चल रहा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें उनके एक एक निर्णय के साथ, एक एक विषय को लेकर वो चल रहे हैं। यद्यपि आजादी के बाद हमारे अगर दल की विचारधारा को लेकर के कोई दुनिया विश्लेषण करे तो हमारे वो सारे विषय दिखेंगे। जब जनसंघ की स्थापना के समय हमने कोई विषय उठाया तो ये बात भी सही है कि जनसंघ की स्थापना के समय हमारे देश की वर्तमान की दौर में सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दे की तरफ जनता का ध्यान आकर्षण कराने के लिए धारा 370 को लेकर के मूवमेंट चला। बाद के क्रम में हम सब जानते कि हमारी आइडियोलॉजी देश के साथ जुड़ करके कैसी खड़ी हो। हमारे दूसरे संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के दर्शन के बलबूते पर हमारी आइडियोलॉजी को लाए। यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के मुद्दों को लेकर के अपोजिशन के पद का भी क्या महत्व होता है। 50 साल तक अपोजिशन के लीडर और उसके आधार पर पार्टी की रीति नीति के बलबूते पर लोकतंत्र में विरोध क्या होता है। तो आपातकाल के दरमियान जेल जाने से लगा करके बांग्लादेश के युद्ध से समय देश की एकता कैसी होना चाहिए, पक्ष विपक्ष की उदाहरण हमारे सामने दिया। ऐसे सारे विषयों में अब मैं दोहराना नहीं चाहूंगा वो सारे विषय जिनके कारण से हमारी पार्टी जानी जाती थी। जब हमने 3 तलाक जैसे मसले पर सुप्रीम कोर्ट के उस इसी इंदौर के शाहबानो प्रकरण को, कोर्ट के निर्णय को लोकसभा के माध्यम से वोट के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, ये बड़ा प्रतिमान स्थापित करने का प्रयास किया। राम मंदिर जैसे ज्वलंत मुद्दे पर भी देश को एकजुट रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करके दिखाया। धारा 370 की गलतियों से पूरे देश ने सबक लिया और धारा 370 को समाप्त करके सुशासन की दिशा में एक अपने बाकी राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर को भी कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर किया। और हम सब देख रहे कि अब युद्ध की घड़ी आई तो वही कश्मीर की वो पार्टियां जो हमेशा अपने बजाय वो किसी और देश से उनके साथ खड़ी दिखाई देती थी, केवल एक धारा बदलने से एकजुट होकर के देश के साथ खड़ी दिखाई दी। ये हमारे वो दौर भी देखा। जब इतने प्रकार के सुधार और इतने प्रकार की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो ऐसे में देश के विकास के लिए एक पूरे साल चुनाव चलते रहे, अलग अलग राज्यों के चुनाव चलते रहे। ये पाप भी अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे। 1969 के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, सब चुनाव साथ ही होते थे। लेकिन एक तरफ इस संविधान की दुहाई देने वाले लोग, इन्होंने तो संविधान को धत्ता बताकर धारा 356 और पता नहीं कितने प्रकार से अलग अलग
अपने ढंग से संविधान के संशोधन भी किए, ना ये न्यायालय के उस बात को मानते जो खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट में तत्कालीन प्रधानमंत्री के पक्ष में हुआ था, विरोध में हुआ था जब उनको चुनाव से अयोग्य घोषित किया गया। ऐसे कई विषयों के साथ आज का समय वापस हमको वही ले आके खड़ा करता है कि हमको राष्ट्र के लिए, देश की प्रगति के लिए, अनावश्यक खर्चे को बचाने के लिए जो होना हो जाए, लेकिन एक देश है तो एक साथ ही चुनाव होना चाहिए। तो मैं मान के चलता हूँ इस विषय की बहस लाते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल से ये जो अभियान चलाया हुआ है, ये अलग बात है कि वोटों के गणित के कारण से कई सारे लोग इसमें कई प्रकार की बात करते करते हर एक बात में से वो अपना भला देखते हैं और अपने भले के चक्कर में उनके लिए राज्य की राजनीति ज्यादा जरूरी है, राष्ट्रनीति जरूरी नहीं है। लेकिन राज्य की राजनीति के बजाय राष्ट्रनीति का आज का वाकई इस प्रकार का समय चल रहा है कि हम दोबारा अगर आज के वैश्विक परिदृश्य में भी देखें तो दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का तकाजा है कि आज सबसे ज्यादा हमको वापस इसी मुद्दे पे आना पड़ेगा और इसी मुद्दे पे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं निश्चित रूप से माननीय कोकटे जी का आपका अभिनंदन करते हुए आपसे विनम्रता से क्षमा चाहते हुए आज्ञा भी चाहता हूँ। पूरे मंच के सामने में सारे विद्वान श्रोतागण आए, आपकी इस भावना के आधार पर ये ऐसी अलग है, लगातार इसको जलाए रखना पड़ेगा और निश्चित रूप से जब सारे विषयों को लेकर देश ने हमारी बात को एक तरह से सिरोधार्य किया है, आने वाले समय तक यद्यपि कई सारी चुनौतियां, किसी चीज को बनाना सरल लेकिन बिगाड़ने के बाद बनाना बहुत कठिन होता है। आज पूरे देश के अंदर उस चुनावों के आधार पर इतने प्रकार से बिगाड़ दिया गया था। जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं तो एक राष्ट्र के लिए वो एक चुनाव की जब बात करेंगे तो कई सारे चुनाव हमको कई प्रकार की चुनौती करते दिखाई देंगे। किसी का 3 साल, किसी का 6 महीने, किसी के 2 साल, पूरे देश के और राज्यों के अंदर भी हम सब देख रहे हैं। हिंदी जैसे विषय की बात जब हमने करी और हिंदी की बात नहीं की, हमने तो कहा इस देश की सारी भाषाएं राष्ट्रभाषा है, हमने कहा अंतर किया। लेकिन ये वोट के चश्मे से देखने के कारण से ऐसे विषयों को लेकर जो चुनौतियां मिलती है, कोई बात नहीं, हम तो रणजीत तो हनुमान जी वाले लोग हैं। अभी नीचे हमने उनका अपना भूमि पूजन का कार्यक्रम किया है, तो रणजीत हनुमान जी के माध्यम से हर रण को जीतने वाली अगर कोई पार्टी है तो हमारी पार्टी है। निश्चित रूप से हम इस रण में भी जीतेंगे। ये शुभकामना देते हुए मेरी अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा विचार विमर्श का क्रम जारी रहेगा। पुनः धृष्टता के लिए क्षमा चाहते हुए सम्मानित कोकटे जी और यहाँ के आयोजकों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं जाने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन सभापति माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल जी के कार्यक्रम को लेकर के वो लगभग 1 घंटे से बैठे हैं, तो मैं ऐसी कठिनाई में आपको थोड़ा सा आपसे आपका आशीर्वाद चाहते हुए विनम्रता से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। बोले भारत माता की